नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। सूर्या विशेष में आज बात होगी सियासी बयानबाजी की। हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव है तो देश में लोकसभा चुनाव भी अगले ही साल होने हैं। ऐसे में बयानबाजी और वार पलटवार का सिलसिला अपने चरम पर है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की आपस में जुबानी जंग लगातार चलती दिखती है, तो वहीं इनेलो और जेजेपी के बीच भी रार बरकरार है। जबकि उचाना सीट को लेकर बीजेपी और जेजेपी के नेता भी एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूकते। दो 2024 की सियासी बिसात बिछ चुकी है। सभी सियासी दल सत्ता तक पहुंचने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन सियासी रण में जुबानी जंग भी आए दिन देखने को मिलती रहती है, जो मुकाबले को और दिलचस्प बना देती है। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कभी कांग्रेस विधायक किरण चौधरी अपनों पर निशाना साधती हैं, तो कभी जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला इनेलो विधायक अभय चौटाला को इलाज कराने की नसीहत दे डालते हैं। मामला यही नहीं रुकता, गठबंधन में जो है वो भी एक दूसरे पर बयानबाजी करते दिखते हैं। ये रिपोर्ट जरा देखें। चुनावी साल 2024 को लेकर हरियाणा में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी दलों के नेता एक दूसरे पर बयानों के जरिए निशाना साध रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प जंग तो हरियाणा कांग्रेस के अंदर छिड़ी हुई है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की समस्या दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है। भले ही कांग्रेस के नेता समय समय पर ये कहते रहें कि वो एकजुट हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। अब कांग्रेस विधायक किरण चौधरी को ही देख लीजिए, जिन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसने कांग्रेस की एकजुटता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि दक्षिण हरियाणा उनका इलाका है, दूसरे कांग्रेसियों का यहाँ क्या काम है। तो वहीं इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पलटवार किया। और कुछ होते हो तो मुझे पता नहीं। हरियाणा यहाँ पे भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र जो ये 3 जिले हैं, यहाँ तो भाई किसी और का जो है काम है नहीं, यहाँ तो हमारा है। और इसको जो है कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को आगे MP देना है और आगे अपने सरकार के अंदर बढ़िया तरीके से सरकार बनाना है। क्या जरूरत है, हम सक्षम हैं। राहुल जी का और दूसरों का वो तो उस समय की बात है, लेकिन और तो कोई किसी की हमारे को जरूरत नहीं है। मैं और श्रुति यहाँ पे सक्षम है। 3 जिलों की जो बात कर रही है, उससे पहले तो प्रदेश की बात किया करती थी, अब 3 जिलों पर ही क्यों सीमित हो गई? सारा प्रदेश ही उनका है, सारा प्रदेश की बात करनी चाहिए। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक अहम चेहरा माना जाता है। पार्टी में उनका कितना दबदबा है, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं। हरियाणा कांग्रेस में कई नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की होड़ में हैं। रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस शासन आने पर मुख्यमंत्री बनने की अटकलों पर सफाई दी। है ना, पार्टी फैसला करती है, विधायक उनके आ जाएंगे, वो फैसला करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। अगर बहुमत मेरे साथ होगा तो मेरे को बनाएगी पार्टी, बहुमत तेरे साथ होगा तेरे को बना देगी। क्या बात है इसमें? ऐसा है, ये तो राजनीति का असूल है। जो आता लगता है उस पर ही होता है, जिसका आना ही नहीं उसका कौन नाम लेगा भाई। 2024 में कांग्रेस जो आता लगता है ना, राजनीति का ये बेसिक असूल है। जो आता दिखेगा उसी की चर्चा होगी भाई, कि कोई भी पार्टी हो। बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और उन्हें बीजेपी में आने की नसीहत दे डाली। अमित शाह के 3D को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? मेरे मित्र है अमित शाह। इसका जो नेता है ना हरियाणा का भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं एक बात बता रहा हूं, समझ लेना। वो कभी भी कोई सरकार के खिलाफ बात करता है तो उससे पहला न्यू क्या है कि अमित शाह तो मेरे मित्र हैं, तो फिर क्यों रोड़ा कर रहा है? तो अपना घर में बैठे। अमित शाह तेरा मित्र है, वो हमारा बीजेपी का भारत सरकार का गृह मंत्री और सबसे बड़ा नेता है लोगों का। क्या हरियाणी में आ जा, और ना उसने मित्र कहना छोड़ दे।
फिर हमारी बुराई। एक तरफ अभय चौटाला ने जेजेपी पर जमकर भड़ास निकाली और जेजेपी को चौधरी देवीलाल के नाम पर कलंक तक बता डाला, तो दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला ने अभय को अपना इलाज करवाने की नसीहत दे डाली। ये तो चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक है। मुझे हैरानी होती है अजय सिंह जी के एक बयान को सुन के रोज, जहां भी जाता है किसी गांव में प्रेस के सामने एक ही बयान देता है, हमने एक थी इनेलो, तुम्हारी वजह से आज हरियाणा प्रदेश के लोग जो है 5 साल पीछे चले गए, इसके जिम्मेवार ये है, अब लोग इनको सबक सिखाएंगे। अजय सिंह को मुझे लगता है किसी हॉस्पिटल में जा करके अच्छे से डॉक्टरों को दिखाना चाहिए कि भाई ये बात उसकी जबान से बारी बारी निकलती क्यों। अगर उसको लगता है भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म होगी, क्यों जिक्र करता है हमारा वो? बहकी बातें करते हैं, अभी कुछ देते हैं बयान, शाम को कुछ और देते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि उनको कोई जाके अच्छे अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए और जो है ना, ये ऐसी बहकी बातें ना कर करके लोगों के उसकी बात करें। ये सारे दिन दुष्यंत पे कटाक्ष, दुष्यंत को ले बैठने की बात, दुष्यंत के बुरे की बात, जनता उस आदमी को नापसंद करती है जो दूसरे का बुरा चाहती है। अपने काम की बात करो। वो इतने टाइम पार्टी के हेड रहे, 31 सीट से 1 पे ले आए, तो ये है अभय सिंह चुनाव, इसके सिवाय कुछ नहीं। वहीं जिस तरह से हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने उचाना सीट से बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को लड़ाने का समर्थन किया, ये बात उप मुख्यमंत्री को बेहद नागवार गुजरी और इस तरह बीजेपी और जेजेपी के बीच तलखियां बढ़ने लग गईं। लेके जाऊंगा जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी और साथ ही साथ देवेंद्र जी ने बोला जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल नहीं हम 10-20 साल में परिवर्तित होने नहीं देंगे। को जब लड़ाना चाहे इस पे मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकते, तो चुनाव आएंगे जब की बातें हैं। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि पिछले 3.5 साल से मजबूती के साथ हमने प्रदेश में सरकार चलाई है। किसी की कोई इच्छा बदल रही है तो वो आकर इसको व्यतीत कर सकते हैं, और आज के दिन जननायक जनता पार्टी उचाना से जहाँ मैं जीत कर आया हूँ, आगे भी मेरे लड़ने में कोई विपरीतता नहीं है। मैं तो कई बार बोल चुका मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। कुल मिलाकर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानवीरों के बीच जुबानी जंग और जोर पकड़ रही है। इन सब बयानों से इतर देखना ये होगा कि साल 2024 में जनता किस दल पर एतबार करती है और सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होता है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सियासी बयानबाजी पुरजोर तरीके से तेज होती हुई दिखती है, हो भी क्यों ना। लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है और हर पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव मोड में दिखती है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी भाटिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, प्रवीण अत्रे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता, अजय गुलिया जेजेपी प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सूर्या विशेष में। सबसे पहले मैं रुख करना चाह रहा हूं प्रवीण अत्रे जी आपका, और उसका रीजन ये कि आज चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक बयान दिया। सीएम से मुलाकात के लिए वो पहुंचे थे और उससे पहले वो कहते हैं कि गठबंधन की हमें कोई जरूरत नहीं, पार्टी लाइन से हटकर ये बयान लाजमी तौर पर, और कहते हैं कि व्यक्तिगत मेरी राय है, लेकिन उससे पहले वो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहें कि जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में चल रहा है बीजेपी में भी दिख रहा है। नहीं देखिए ऐसा है राज भाई, वीरेंद्र सिंह जी ने गठबंधन के ऊपर अपनी राय दी है, अपना उनका एक विश्लेषण है, अपना एक आकलन है। वीरेंद्र सिंह जी ने अपने विश्लेषण के तहत ये कहा कि हमें गठबंधन में चुनाव में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी है, वीरेंद्र सिंह एक नेता है और हो सकता है कि उनका अपना आकलन इस तरह का हो, लेकिन गठबंधन होगा या नहीं होगा इसका फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। जब चुनाव नजदीक आएंगे तो दोनों पार्टी के नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो बैठ के इस बात का फैसला करेंगे कि क्या हमें चुनाव में गठबंधन में जाना चाहिए या अकेले जाना चाहिए। लेकिन अपनी राय रखने का अधिकार सबको है, और मुझे लगता है अगर वीरेंद्र सिंह जी अपनी राय रख रहे हैं तो उन्होंने किसी तरह से कोई पार्टी लाइन के बाहर जाके बात नहीं की है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, अपनी राय रखी है और उस राय को पार्टी नेतृत्व किस तरह से लेता है ये अलग विषय है।
बिल्कुल। और पार्टी लाइन का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि सीएम से लेकर और डेप्यूटी सीएम जेजेपी के इस पर पहले ही स्टैंड क्लियर कर चुके थे और कह चुके थे कि हम गठबंधन में अभी है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जेजेपी प्रवक्ता की तरफ रुख कर रहा हूं, अजय गुलिया जी। जब लगातार बीजेपी का एक नेता ये बात कहे कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो लाजमी तौर पर जेजेपी भी अपनी तैयारी तो कर रही होगी, लेकिन उस तैयारी के बीच में लोकसभा के लिए किस तरीके की तैयारी, क्योंकि बीजेपी के ही दिग्गज नेता कह रहे हैं कि आपके पास कोई ज्यादा वोट बैंक नहीं। देखिए राज भाई, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं कि देखिए, हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं था, हमारा पोस्ट पोल अलायंस था। वो भी हरियाणा प्रदेश को एक स्थायी सरकार देने के लिए था। वो हम लोगों ने दी भी, और सरकार 3.5 पौने 4 साल से चल रही है और प्रदेश के हित में काम कर रही है। कुछ लोग जो कह रहे थे वो तो कह रहे थे 15 दिन में गठबंधन टूट जाएगा, 6 महीने में टूट जाएगा, तो उनकी सोच थी, लेकिन इसके विपरीत गठबंधन चल रहे हैं। और देखिए, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी स्पष्ट कर दी, ये उनकी कोई निजी राय है, उनकी निजी। अब ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी स्पष्ट कर दी कि उनकी जो ये राय है वो निजी राय है। और बाकी देखिए, निजी राय पे तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उनके व्यक्तिगत एक टीस है, वो टीस बार बार निकल करके आती है। उचाणा के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी हार हुई है तो वो प्रेमलता जी की हुई है 47,000 वोटों से, और अपने लाडले दुष्यंत को लोगों ने 92,000 वोट देकर के 47,000 मतों से जिताने का काम किया था। उनके मन में एक व्यक्तिगत टीस है, वो तो रहेगी, लेकिन पार्टी के तौर पे उनके पार्टी के नेता भी, आपके टीवी चैनल पे मौजूद प्रवक्ता भी, सभी इस बात को सिरे से खारिज कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को खारिज कर चुके हैं। और जब चुनाव आएगा तो दोनों दल मिलकर के बैठ करके तय करेंगे कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। और रही बात जननायक जनता पार्टी की तैयारी होगी, तो 10 की 10 लोकसभा पे और 90 की 90 विधानसभा पे हमारी पार्टी, अभी हम लोगों ने जुलाना के अंदर रैली करके साबित किया कि जननायक जनता पार्टी के बारे में जिस प्रकार का एक दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था, उसको लोगों ने, जुलाना के लोगों ने, सोनीपत लोकसभा के लोगों ने उसको सिरे से खारिज करने का काम किया। जिस प्रकार से लोग उमड़े अपने भाई, अपने बेटे दुष्यंत को आशीर्वाद देने के लिए। और मैं तो एक चीज मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है, जनता तय करेगी 24 में। अगर मैंने तय करना होता है, आपने तय करना होता, तो एक दूसरे की पार्टियां जीत करके आती 90 में से 90 विधानसभा, 10 की 10 लोकसभा। ये तो लोग तय करते हैं। 2019 में लोगों ने आशीर्वाद दिया, हम 5 साल लोगों की सेवा करेंगे, हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे दुष्यंत जी। उसके बाद 24 में जाएंगे, लोग ही तय करेंगे और उन्हीं लोगों तक तमाम नेताओं की आवाज पहुंचे, पार्टी का स्टैंड क्लियर हो, उसी के लिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। बहरहाल उचाना का भी जिक्र आपने किया, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस में अब मैं रुक कर रहा हूं आईएनएलडी का। आईएनएलडी के पास इसलिए मैं पहले जा रहा हूं ओमकार जी, क्योंकि पहले हमने देखा कि अभय चौटाला की तरफ से बहुत से बयान दिए गए और उन बयानों पर प्रतिक्रियाएं भी लगातार आती रही। जुलाना से जो विधायक है उन्होंने तो चैलेंज कर दिया। अब दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि अभय चौटाला अपना इलाज करवा लें, क्योंकि इसी तरीके के कुछ बयान अभय चौटाला की तरफ से दिए गए थे। अब दिग्विजय चौटाला वापस उन पर प्रहार करते हुए दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक फैमिली थी पॉलिटिकल, हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एक नई पार्टी बन गई। अब कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान एक दूसरे पर लगातार दिए जा रहे हैं। अब कैसे इसे देखें और कितना नफा नुकसान इन तमाम चीजों से होता हुआ दिखता है चुनावों में? राजी, देखिए कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, ना तो मैं इस पे ध्यान देता हूँ, ना ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस पे ध्यान देते हैं। जब कोई व्यक्ति पर्सनल अटैक करता है तो उसका जवाब भाई अभय सिंह चौटाला जी जरूर देते हैं। जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पद यात्रा शुरू करी है 24 फरवरी 2023 को, उस दिन से लेके आज तक, उससे पहले की स्थिति देख लीजिए, कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल सड़क पे नहीं था। सारे एसी कमरों में बैठे थे, चाहे कांग्रेस थी, चाहे जेजेपी थी, चाहे बीजेपी थी। जब उन्होंने यात्रा शुरू करी, उन्होंने जो घोषणाएं करी कि हम पेंशन को नहीं सर, उससे पहले परिवर्तन पद यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी। आपकी परिवर्तन पद यात्रा से पहले कांग्रेस जो है वो ऑलरेडी सड़कों पर थी। एक आपने दूसरा कहा कि अभय चौटाला औरों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने अपने बयान में, पहले ही बयान में ये कह दिया था कि जेजेपी लगातार आईएनएलडी की ही बात करती है, तो बयानों पर तो वो ध्यान देते हैं और किसी भी राजनेता को देना भी चाहिए। मेरी बात नहीं आप समझे। मैं कह रहा हूं, जब तक कोई व्यक्ति हमारे बारे में कटाक्ष ना करे, हम उसकी बात का जवाब नहीं देते, ना ही हमें जरूरत है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी तभी जवाब दिया जब उन्होंने इनेलो के बारे में बोला। अगर वो इनेलो के बारे में नहीं बोलते, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं,
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की परिवर्तन यात्रा का ही ये आज की स्थिति है कि ये जो नेता कोई मुख्यमंत्री जा रहे हैं खेतों में जाके कणक की बालियों के दाने गिन रहे हैं, ये उसी का प्रभाव है। उससे पहले तो सारे के सारे एसी कमरों में बैठे हुए थे। बता दीजिए हरियाणा का कौन सा दल, कौन सा नेता सड़क पर था? एक इंडियन नेशनल लोक दल सड़क सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जनता की नब्ज देख रहे हैं, जनता के दुख दर्द को देख रहे हैं। एक गैस सिलेंडर प्रतिमाह मुक्त और 1100 रुपए रसोई गैस के खर्चे के लिए जब से घोषणा हुई है तब से इनकी नींद उड़ी हुई है। दूसरी बात, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, ये दो योजनाएं ऐसी हैं जो मौजूदा बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के कफन में कील का काम करेंगे, आखिरी कील का। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट किया कि परिवार पहचान पत्र से जनता बहुत परेशान है, ये परेशान पहचान पत्र बन गया, हम आते ही इसको खत्म करेंगे। आज बिजली का बिल प्रत्येक परिवार का, चाहे वो एक बल्ब जला रहा है, 3-3, 4-4 हजार रुपए आ रहा है। इनके बिजली के मिल धूप में भी चलते हैं, धूप में भी मीटर घूमते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बोला कि हम मीटर उतार के जोड़ में फेंकेंगे, प्रत्येक परिवार का एक लिमिटेड खर्चा। ठीक है ओंकार जी, बहुत सी चीजें जिन पर मैं काउंटर कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा, बीजेपी खुद करे नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस में। आपने कहा कि आईएनएलडी पीपीपी को खत्म करेगी, कांग्रेस पार्टी कहती है हम पोर्टल्स को खत्म करेंगे। कांग्रेस की तरफ मैं चल रहा हूं, केसी भाटिया जी, क्योंकि लगातार बयानबाजियां हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हम लगातार देखते हैं कि किरण चौधरी की तरफ से 2 से 3 ऐसे बयान हैं जो आपके लिए सरदर्द भी हो सकते हैं और मुश्किल भरे भी हो सकते हैं। आप उसे कैसे देखते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। पहला तो उनका बयान ये कि दक्षिण हरियाणा में किसी और कांग्रेसी दिग्गज की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। पहले इसी पर आप अपना बयान दे दें, पार्टी का स्टैंड बता दें क्या है। देखिए, किरण चौधरी जी हमारी पार्टी की बड़ी नेता हैं। अभी जो भिवानी में 9 तारीख को जो हमारी पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह जी से बात की है, तो वो हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई आपस में कोई लड़ाई है किसी, तो वो अपने अस्तित्व के लिए अपने हालात के हिसाब से कोई अगर कुछ कहता है, अगर कोई व्यक्तिगत राय रखता है तो वो रखनी चाहिए। अगर वो इतनी बात नहीं करेंगी तो वो अपने एरिया को कैसे संभालेंगे? तो उसमें कोई वो नहीं है, इसमें ये नहीं है कि कोई गुटबाजी की, कोई इस बात को गुटबाजी का नाम दे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पीछे आपने देखा जो हमारे प्रभारी, नए जो प्रभारी हैं बाबरिया जी, तो वो जब मुख्यालय पर चंडीगढ़ में आए कांग्रेस मुख्यालय पर, तो सभी नेता हमारे साथ थे। किरण चौधरी जी भी साथ थी, ज्योति चौधरी जी भी साथ थी, तो सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग बीजेपी जेजेपी सरकार की जो ठीक है गलत उन्होंने काम ठीक है। केसी भाटिया जी, आपने अपने जवाब की शुरुआत में एक बहुत बेहतरीन बात कही और उससे शायद किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। आपने कहा कि किरण चौधरी एक बड़ी नेत्री हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इतनी बड़ी नेत्री हैं कि उन्हें दक्षिण हरियाणा में, पूरे दक्षिण हरियाणा में किसी और कांग्रेसी नेता की आवश्यकता नहीं है चुनाव प्रचार के लिए? मैं आपको पहले कह चुका हूं ये बात कि अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से अगर अपने एरिया में अगर कोई बात करता है तो वो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि गुटबाजी की बात है। वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी सरकार के खिलाफ, जो सरकार जो नाकामियों के खिलाफ बात उठा रही है, वो बाकी नेता तमाम जितने हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं सभी अपने अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। जो एक बात आगे बढ़कर और मैं कहूंगा कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। सर एक और छोटा सा सवाल मैं कर लेता हूं, फिर मैं सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस पे जाऊंगा। ठीक है केसी भाटिया जी, तो फिर इसमें बात ये भी उठती है कि अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से अपने एरिया में किसी प्रत्याशी का नाम भी सुझाया जा सकता है लोकसभा चुनाव के लिए, क्या ये भी ट्रेंड है कांग्रेस में? देखिए, अपनी तरफ से व्यक्तिगत हर आदमी की इच्छा होती है, मैं कहां से लड़ना चाहूंगा, किसी ने इच्छा जाहिर की है तो वो पार्टी हाईकमान उसका फैसला करती है। जब लिस्ट जारी होती है तो वो पार्टी देखती है कौन विनिंग कैंडिडेट है, सारी बातों को देखकर तब लिस्ट जारी होती है। अपने आप में अगर कोई कहता है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा तो उसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है, वो तो हाईकमान देखे किसको कहां से लड़ना है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, ये आप कह रहे हैं। मैं आगे रुक करता हूं बीजेपी की तरफ। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ है। प्रवीण अत्रे जी, एक तो हमने बयान देखा चौधरी वीरेंद्र सिंह का, उस पर आपने स्पष्टीकरण भी दिया। उचाना सीट को लेकर बहुत ज्यादा बयानबाजी होती दिखती है
और उसे लेकर आज भी दिग्विजय की हम बात करें या फिर हम बात करें चौधरी वीरेंद्र की, उसे लेकर कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें, और जो फ्रस्ट्रेशन की बात दिग्विजय करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि उस सीट से हमने आपको हराया, इसलिए आने वाले वक्त में भी हम हराएंगे। तो कहीं ना कहीं वो तंज भरा लहजा भी रहता है, सटायर भी होता है। राज भाई, पहले आपके सवाल का, जी बोले आप। देखिए राज भाई, आपके सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। अभी आईएनएलडी के प्रवक्ता ने कुछ बातों का जिक्र किया, मुझे लगता है कि उनको जवाब देना बहुत जरूरी है। ठीक है। पहली बात तो मुझे एक समझ नहीं आ रहा, मैं हालांकि हमेशा बोलता हूं कि इंसान भले ही सांप पाल ले, शेर पाल ले, बिच्छू पाल ले, गलतफहमी कभी ना पाले। अब आईएनएलडी के प्रवक्ता ने इतनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने अपनी परिवर्तन यात्रा में जो घोषणाएं की है ना, उसकी वजह से नींद उड़ी हुई है। अब मुझे इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि जो पार्टी 2.39% वोट लेती है विधानसभा चुनाव में, बाई इलेक्शन में जिस पार्टी की लगातार जमानत जब्त होती है, अगर वो पार्टी इस तरह की गलतफहमी पालेगी तो स्वाभाविक है जनता भी हंस रही होगी। ये कहते हैं परिवार पहचान पत्र की वजह से तो देखो जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमें राज भाई समझना पड़ेगा, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लोग जातिवादी राजनीति करते थे, क्षेत्रवादी राजनीति करते थे, भाई भतीजावाद की राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, परिवार पहचान पत्र एक ऐसी योजना लेके आए माननीय मुख्यमंत्री जी कि प्रदेश के शोषित, वंचित और गरीब लोगों को उनके अधिकार मिलने शुरू हुए। सरकार की योजनाओं का लाभ उस वर्ग के पास पहुंचना सुनिश्चित हुआ जिस वर्ग को पहले कभी योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलता था। योजनाओं का लाभ ले जाते थे वो व्यक्ति जो सत्ता के नजदीक होते थे, सत्ता के चहेते होते थे। आम आदमी तक तो योजना ही नहीं पहुंचती थी। इस परिवार पहचान पत्र की वजह से योजनाओं का लाभ पहुंचना शुरू हुआ। इस वजह से हमारे विरोधी मित्र परेशान होने शुरू हो गए, उन्होंने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। दूसरी बात, कहते साहब देखिए बिजली के बिल, इनको शायद जानकारी नहीं है, पहली ऐसी सरकार है 8.5 साल के अंदर बिजली के बिल में बढ़ोतरी नहीं हुई है, 37 पैसे कमी की गई थी। हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने लंबे समय तक बिजली के बिल ना बढ़ाए जाए। और इस हरियाणा प्रदेश में जहां मात्र 2 घंटे 3 घंटे बिजली मिलती थी, आज हरियाणा प्रदेश के 6000 के लगभग गांव के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है राज भाई। जहां हमारा लाइन लॉस जो है 30% से ज्यादा था, ये सरकार उस लाइन लॉस को 13% पे ले आई है। जो बिजली डिपार्टमेंट हुड्डा साहब की सरकार के दौरान लगभग 27,000 करोड़ रुपए के घाटे में थे, पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि वो बिजली विभाग अपने घाटे से उभर गया है। इस तरह की स्थिति पैदा हुई है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर। और यही वजह है कि हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से डेवलप कर रहा है, क्योंकि उद्योगों को बिजली मिल रही है, किसान को बिजली मिल रही है, आम ग्रामीण को बिजली मिल रही है। नतीजा ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था ने तरक्की करनी शुरू की, हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करनी शुरू हुई। हमारी जीएसडीपी हुड्डा साहब की सरकार के बनिस्बत 4 गुना के करीब पहुंच गई। पर कैपिटा इनकम 1,27,000 से 2,94,000 रुपए को पहुंच गई। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो उद्योग धंधे लगे, 12,60,000 युवाओं को उन उद्योग धंधों में पिछले 8.5 साल में नौकरियां मिली हैं। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है सरकार ने। ये तो हो गया काउंटर। अब उचाना सीट पर जरूर स्पष्टीकरण दे दें, क्योंकि सवाल मेरा वही था कि दोनों तरफ से वार पलटवार लगातार दिख रहा है। देखिए, इस बारे में पहले भी अजय गुलिया भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जेजेपी के साथ हमारा पोस्ट पोल अलायंस था, हमारा प्री पोल अलायंस नहीं था। हमने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन हरियाणा की जनता ने हमें एक फ्रैक्चर मैंडेट दिया था 2019 में। इस वजह से हमें जेजेपी को सहायक तौर पे लेना है और हमने गठबंधन करके सरकार चलानी शुरू की। जो चुनाव है वो प्री पोल अलायंस में लड़ा जाता है, और अभी तक हमारा जेजेपी के साथ किसी तरह का प्री पोल अलायंस नहीं है। और जब तक हमारा कोई अलायंस नहीं होता, स्वाभाविक है हम अपनी 90 विधानसभा सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उचाना भी एक है। हमारी तैयारी उचाना से भी है, हम उचाना सीट को भी जीतने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर वीरेंद्र सिंह जी वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं या उनके परिवार का सदस्य चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, तो स्वाभाविक है उसको देखते हुए वो अपनी तैयारों के अंदर इस तरह के बयान भी देंगे और अपने प्रयास भी करेंगे। और जेजेपी भी अपने स्तर पे उसी तरह के प्रयास कर रही है। तो जब तक हमारा कोई अलायंस नहीं होता, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम 10 के 10 लोकसभा सीटें जीते, 90 के 90 विधानसभा सीटें जीते, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। ठीक है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि जेजेपी के पास कोई खासा वोट बैंक नहीं है, और अगर आप उनके साथ चुनावों में, लोकसभा चुनाव से पहले उनके साथ जाते हैं तो तकरीबन 2 से 3 सीटें आपको देनी पड़ेगी, इसलिए आप ना जाएं। मैं चाहूंगा कि मेरी टीम क्या कहा चौधरी वीरेंद्र सिंह ने वो भी सुनवा दे, और साथ ही साथ दिग्विजय चौटाला ने क्या कुछ आज बातें कही है, ये दोनों बयान पहले हमारे दर्शकों को और मेहमानों को सुनाएं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत इससे आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा भी और वो दूसरा भी बिना गठबंधन किस बात का? या तो ये हो कि आपके पल्ले वोट नहीं,
या आपने 10 की 10 सीटें लोकसभा की नहीं जीती हो, और वो भी अच्छे मार्जिन से। एक सीट रोहतक को छोड़ के जहाँ 6 साढ़े 6 हज़ार का मार्जिन था, बाकी तो लाखों में जीत हुई है। और 2 तो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो देश में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं, फरीदाबाद और पानीपत। तो इससे बड़ी बात फिर आप ये पूछो कि जी गठबंधन का तो सवाल तब होता है जब आपको कहीं ये लगता है कि गठबंधन से आपको लाभ होगा। अब 10 सीटें हैं हरियाणा में, गठबंधन कर लोगे तो 11 तो नहीं हो सकती। गठबंधन कर लोगे तो आपको हो सकता है 2 सीटें 3 सीटें किसी को देनी पड़े। कोई भी कहता है तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहता है। जो अपनी पार्टी की लीडरशिप और उसकी दिखाई हुई लाइन से भटक करके कोई भी डायरेक्शन देता है तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहता है। मेयर फ्रस्ट्रेशन है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का मजबूत है। तो ये आपने सुना चौधरी वीरेंद्र सिंह को और साथ ही साथ दिग्विजय चौटाला को, यानी बीजेपी और जेजेपी के 2 दिग्गज नेताओं को। मैं आपके पास आऊंगा अत्री जी, लेकिन उससे पहले जेजेपी की तरफ रुख कर रहा हूं। अजय गुलिया जी, आपने सुना यहां पर दिग्विजय चौटाला को तो सुना, लेकिन जो बात चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कही उसे आपने सुना। तो इन बातों के बाद किस तरीके की तैयारी रहती है, क्योंकि लाजमी तौर पर संगठन को तो मजबूत आप भी कर रहे होंगे, लेकिन विद इन पार्टी भी कभी कभी डिफरेंसेस दिख जाते हैं। हमें देवेंद्र बबली वाला किस्सा भी याद आता है, रामकुमार गौतम लगातार मुखर होते दिखते हैं। क्योंकि आज बात बयानों पर हो रही है, इसलिए मैं जो बीते दौर में बयान दिए गए हैं उनका जिक्र यहां पर कर रहा हूं। इन तमाम चीजों से भी लड़ना है आपको, साथ ही साथ गठबंधन में जो है वो भी आपके लिए लोकसभा चुनावों में चैलेंज है, और फिर इस तरीके के बयान आ जाते हैं, ये तमाम चीजें। नहीं राज भाई, देखो एक चीज समझने की है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने वोटों का जिक्र किया कि पहले और दूसरे नंबर पे सीटें रही, और रोहतक को छोड़ करके उन्होंने सारे विश्लेषण किया। उनको ये विश्लेषण भी करना चाहिए था कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पहुंचाने से चुनाव लड़े थे। उनको 45,000 वोट आई थी, और 45,000 को 2 से गुणा करते हैं, 2 गुणे उसके 90,000 होते हैं, दुगुने। और दुष्यंत जी को तो 92,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तो उनको अपनी स्थिति का, और देखिए मैं कुछ गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, चौधरी वीरेंद्र सिंह का राजनीतिक रूप से हम लोग सम्मान करते हैं। देखिए राजनीति जरूर हमारी अलग है, लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते और प्रदेश की राजनीति में पुराने समय से रहे हैं, तो अब आप इस बात को समझे कि उनकी वोटों को 2 गुना करने के बाद भी दुष्यंत जी की वोट उनसे ज्यादा है। तो उनकी उछाना के अंदर उनकी क्या स्थिति है, मैं हैसियत शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए कहूंगा कि उनकी स्थिति क्या है उचाना के अंदर आज के दिन। और देखिए स्थितियां बदलती भी, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन उनके पुत्र सांसद हैं हिसार से। क्या कभी कोई जिक्र सुना है? क्या कभी जिस प्रकार से दुष्यंत जी 2014 में हिसार से सांसद जीत करके आए थे, तो किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टैंकर उन्होंने लोगों को दिए थे, जिस प्रकार से सफाई की ओर उन्होंने ध्यान दिया था, जिस प्रकार से वो लाइब्रेरी लेकर के आए थे हिसार के लोगों के लिए, और लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से ना तो सिर्फ हिसार की बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की आवाज बन के वो गूंजे थे। और उसके बाद भी देखिए मैं एक चीज और स्वीकार करूंगा, उसके बाद भी लोकसभा में रिजल्ट हमारे मनमाफिक नहीं आए थे, लेकिन दुष्यंत जी ने हिम्मत नहीं हारी। दुष्यंत जी के साथ वो लोग थे जो मेहनत करना जानते थे और पार्टी के लिए काम करना जानते थे। उन बातों को लेकर के विधानसभा के चुनाव में उचाना के लोगों के बीच में हम गए। उचाना के लोगों ने वीरेंद्र सिंह से दुगनी वोटों से भी ज्यादा वोट हमें दिए, हम जीत करके आए। दुष्यंत जी को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिली, सबसे ज्यादा लोगों के बीच में रहते हैं। क्या कोई आज इस बात से इनकार कर सकता है कि 75% युवाओं को रोजगार में अधिकार देना, उससे हरियाणा प्रदेश के बच्चों को लाभ नहीं होगा? आज किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। जो लोग विरोध करते हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, क्या ये इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इससे किसान को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? आज सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें हरियाणा प्रदेश खरीद रहा है। कुछ विरोध भी है, देखिए मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ, कुछ विरोध भी है, लेकिन ये विरोध सिर्फ विपक्ष की तरफ से है। आम जनमानस चाहता है कि दुष्यंत जी को दोबारा मौका मिले और जननायक जनता पार्टी दोबारा प्रदेश की सेवा करे। अब ये चीजें भविष्य के गर्भ में हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। मैं आईएनएलडी की तरफ रुक कर रहा हूं। ओमकार जी हमारे साथ है। लाजमी तौर पर जो बातें अजय गुलिया ने कही उस पर भी आप बहुत सी चीजें ऐड करना चाह रहे होंगे। प्रवीण अत्रे जी ने जो बातें करी, काउंटर किया आपको, उस पर भी आप बहुत सी चीजें कहना चाह रहे होंगे। लेकिन एक चीज तो कम से कम यहां पर सिमिलर है सब पार्टियों के लिए मौजूदा दौर में लोकसभा चुनाव के लिए, और वो ये कि बीजेपी
मौजूदा वक्त में 10 पर है और बाकी सब सिफर पर है। इस सिफर को बड़ा कैसे आप करेंगे ओमकार जी? क्योंकि और पार्टियों के लिए तो ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है, लेकिन आपके लिए तो विधानसभा में भी, क्योंकि सिर्फ एक विधायक। राज जी, एक बात मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, 2009 में बीजेपी की कितनी सीट थी बताना जरा। जी जी, 2 सीट थी। 2 से 47 कैसे होगी? ये 4 जनता सीटों ने पर, करी। ठीक है। किसी राजा की माँ के पेट से पैदा नहीं होता, ये जनता ने करी। ये वही जनता है जो आज दुखी है। दुखी क्यों है उसकी समस्या मैं पहले बता चुका हूं, और मैं किसी के बयान के ऊपर नहीं जाना चाहता। हाँ, प्रवीण अत्रे की एक बात पर जरूर कहूंगा, ये कहते सांप पाल लो बिच्छू पाल लो। अफसोस, हमने कुछ थाली के बैंगन पाले थे, वो थाली के बैंगन लुढ़क गए, अब नहीं पाले हमने। और दूसरी बात, एक चीज जरूर कहूंगा मैं, देखिए कोई पार्टी क्या बयान देती है हमें कोई मतलब नहीं, हम जनता के बीच में है, जनता पे भरोसा है, जनता जो चाहेगी वो मैंडेट आएगा। एक बात जरूर कहूंगा मैं कि 67,000 करोड़ का कर्ज था 2014 में, नहीं लेकिन ओमकार जी, 4 लाख करोड़ का। ओमकार जी की आवाज प्रवीण अत्रे जी को नहीं मिल पा रही है, तो मैं अपनी टीम को चाहूंगा कि वो आवाज उन्हें जरूर मिले। और ओमकार जी, पर्सनल यहां पर होना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे आईएनएलडी को, तो आईएनएलडी से तो पूरा का पूरा एक दल बन गया छिटक कर। इसमें दिक्कत क्या कि अगर बहुत से लोग दल छोड़ कर चले गए इधर उधर, तो ये पर्सनल हो जाना भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना। आपको राजनीतिक तौर पर बयान देना चाहिए जो बातें आपको प्रवक्ता यहां पर कह रहे हैं। 2019 की परिस्थितियां राज्य आपको भी मालूम है। 2019 में हमारी पार्टी का और इनालो चौटाला परिवार का विघटन हुआ, टूट हुई उसमें। उस टूट का परिणाम हमारे पास 1 सीट आ गई, जयदेव के पास 10 सीट चलेगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद हमारे पास है, चौधरी देवीलाल जी की विरासत इसके पास है। इसमें कोई दो राय नहीं, आप भी मानोगे कि हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी की विरासत है। वो विरासत के बारे में कार्यकर्ता कुछ कंफ्यूज हो गए थे, अब वो कंफ्यूजन बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, और लोगों ने कार्य प्रणाली भी देख ली कि किसान आंदोलन में किस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल के पद निश्चितों पर चलते हुए अब कार्य किया, और किस बिल्कुल व्यक्ति ओमकार ने जी, चौधरी लेकिन एक देवीलाल पार्टी जी का को तो गठन ही, क्योंकि ताऊ देवीलाल के नाम के साथ जननायक लगता था, तो जननायक जनता पार्टी ही आ गई। उन पर तो पूरा हक जो है वो जेजेपी भी जताती है। मैं केसी भाटिया जी के पास जाऊं उससे पहले प्रवीण अत्रे जी 30 सेकंड में मैं चाह रहा हूं जो काउंटर आप देना चाह रहे हैं वो पूरा करें, फिर मैं केसी भाटिया जी के पास जाऊंगा, प्लीज। देखिए राज भाई, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल के ना तो नेता ना ही प्रवक्ता यथार्थ को समझना ही नहीं चाहते। वो तुलना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2009 में कितनी सीट थी जी, 2004 में कितनी सीट थी जी, लेकिन वो इस बात को देख नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने साल दर साल अपने आप को आगे बढ़ाया, पार्टी को आगे बढ़ाया, साल दर साल पार्टी की वोट के अंदर बढ़ोतरी होती चली गई। लेकिन दूसरी तरफ आईएनएलडी को अगर आप देखें, जो पार्टी हरियाणा में सत्ता में थी वो धीरे धीरे नीचे गिरती चली गई, मतलब क्षीण होती चली गई। नेतृत्व तो वही था, नेतृत्व में बदलाव नहीं आया, लेकिन पार्टी के अंदर गिरावट आई है। उसके पीछे कारण ढूंढने पड़ेंगे, बहुत से कारण है, लेकिन एक कारण ऐसा है, कभी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप फला जगह से चुनाव लड़िए और वो कार्यकर्ता चुनाव छोड़ के भाग गया, वो टिकट छोड़ के भाग गया। तो जिस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने में भी हिच महसूस करने लगे, उस कारण को मेरे ख्याल इंडियन नेशनल लोकदल नहीं देख रही, उसको देखना चाहिए। ठीक है, देखना चाहिए। सर मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि केसी भाटिया जी बहुत देर से डिबेट से बाहर है। केसी भाटिया जी, आपने पूरी डिबेट को सुना, हर पॉलिटिकल पार्टी में क्या बयानबाजी चल रही है, क्या दिक्कतें हैं वो यहां पर डिस्कस हो रही है। क्योंकि आपने जिक्र किया था प्रभारी का, और बावरिया जी जब यहां पर आए उसका जिक्र आपने किया, लेकिन उस दौरान भी हमने देखा कि बहुत से बयान दे दिए गए, होटिंग शुरू हो गई, उस नारेबाजी के बीच में बहुत से बयान सामने आ गए, उसके बाद उसे क्लियर किया गया। जो प्रदेश प्रभारी आपके नियुक्त हुए, नवनियुक्त, उनके सामने किस तरीके की छवि पेश हो गई। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी को बड़ा कर रही है, चुनावों में मददगार होंगी, या फिर कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत है? देखिए ठाकुर साहब, जो आप जिक्र कर रहे हो, बावरिया जी के स्वागत में जो मीटिंग हुई थी हमारे पार्टी नेताओं की और वर्कर्स की, उसमें क्या था कि कुछ लोग जो होते हैं ना, अपने नेता के लिए जैसे उत्साह भरा होता है लोगों के अंदर, तो उस उत्साह में अगर कोई नारा लगाता है, अपने नेता के पक्ष में लगाता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है।
उसमें ये है कि कुल मिलाकर ये है कि हमने जो भी प्रोग्राम बनाए हैं, चाहे हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, चाहे विपक्ष आपके समक्ष है, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो, सभी प्रोग्राम हमारे सफल हो रहे हैं। हम सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने रख रहे हैं और लोग जनता हरियाणा की जनता कांग्रेस को आगे बढ़ाने का मन बना चुकी है। हरियाणा की जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, हमारे नेताओं की तरफ, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे वो हमारे देवेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे चौधरी उदय भान जी हो, चाहे दूसरे मैं तमाम एक चीज पर जवाब चाह रहा हूं। एक तरफ क्योंकि आपने जिक्र किया शुरू में ही जवाब में, आपने कहा कि नेता को जब देखते हैं तो उत्साह में नारे लगा देते हैं। ये जो उत्साह में नारे थे, क्या ये आगे भी हमें देखने को मिलेंगे प्रदेश प्रभारी की मीटिंग में या फिर और किसी जगह पर? क्योंकि प्रदेश प्रभारी ये कहते हैं कि अगर ऐसे नारे कोई लगाता है ऐसे वक्त में तो ये अनुशासनहीनता है, लेकिन आपके बड़े लीडर कहते हैं कि अगर ऐसे नारे कोई लगाता है तो उनमें उनकी आस्था है। तो ये दो पिक्चर्स बनती है, इनमें से किस पिक्चर पर आप आगे बढ़ने वाले हैं वो जरा क्लियर कर दें। देखिए, बिल्कुल 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 हमारे जितने पार्टी के वर्कर हैं, हरियाणा की जनता बिल्कुल हरियाणा के हमारे नेताओं का उत्साह बढ़ा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है और हरियाणा की जनता आशा की निगाहों से देख रही है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो इसमें कोई अगर नारे लगाता है तो अच्छी बात है, इसमें गलत बात नहीं है। तो वो अपने नेता में कोई विश्वास जताता है, कोई अपने नेता को आगे देखना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे बड़े नेता, तमाम नेता हर बात को देख रहे हैं। और भाटिया जी, रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि आपके प्रभारी कह चुके हैं कि ये अनुशासनहीनता उनकी तरफ से डिक्लेयर की गई है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि नारेबाजी हो सकती है। देखिए, वो पहले दिन हरियाणा में उन्होंने एंटर किया और उन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसकी रिपोर्ट उन्होंने आला कमान को दी है और हमारे दूसरे नेताओं ने सबने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग एकजुट हैं और हम इस सरकार को, बीजेपी जेजेपी सरकार को जाते देखना चाहते हैं और हरियाणा में बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने वाली। चलिए ठीक है, क्योंकि आप तैयारियों की बात कर रहे थे तो मैं सवाल तो आपसे भिवानी में होने वाली रैली को लेकर भी करना चाहता हूं, लेकिन और मेहमानों की तरफ रुख करता हूं और फिर आखिरी राउंड में मैं आपके पास आता हूं। प्रवीण अत्रे जी, इस पर भी आप जरूर जवाब देना चाह रहे होंगे कि बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन है, इस गठबंधन को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो मुखर रहता है और कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम बीच में दोनों पार्टी की तरफ से दिए गए बयान भी कर देते हैं। तो एक चैलेंज तो ये भी आपके सामने जरूर रहने वाला है कि खुद को स्ट्रेंथन भी करना है और जेजेपी के साथ अगले तकरीबन 17 महीनों तक साथ भी रहना है। देखिए राज भाई, पहली बात तो जहां तक स्ट्रेंथन करने वाली बात है, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सबसे मजबूत राजनीतिक दल है, जिसके पास मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज है। हमारे पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता बने हुए हैं, कोई भी राजनीतिक दल हमारे आसपास नहीं है। जहां तक वोट की बात है, वोटों की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत राजनीतिक दल है। ये पहली बार इस हरियाणा प्रदेश में हुआ है राज भाई कि कोई व्यक्ति 8.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो, प्रो इनकम्बेंसी हो। आज हालात ये हैं, मनोहर लाल जी के बारे में प्रो इनकम्बेंसी हरियाणा प्रदेश में है। इस हरियाणा प्रदेश में यह भी पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति ने 5 साल सरकार चलाई और जब 5 साल बाद वो चुनाव में गया तो पहले से ज्यादा मत मिले उसे। मतलब 2014 में जहां हमें 36% मत मिले थे, 36 और हमारे 3.5% मत बढ़ गए 2019 में। यह भी पहली बार हुआ इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जितने विकास के काम हरियाणा प्रदेश में किए हैं, यह भी एक रिकॉर्ड है। आज हालात ये है कि हरियाणा प्रदेश आर्थिक दृष्टि से तरक्की कर गया, रोजगार नौकरी देने के मामले में सबसे अव्वल है यह सरकार। अभी तक 1,02,000 सरकारी नौकरियां दे चुके हैं, 65,000 पाइपलाइन में। किसी सरकार ने इतनी नौकरियां नहीं दी। प्राइवेट उद्योग जितने हरियाणा में पिछले 8.5 साल में लगे, 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग हरियाणा प्रदेश में लगे। सर, एक सवाल लगातार उठ रहा है और वो सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोकसभा चुनावों के लिए कूद चुके हैं, हरियाणा से ही सिरसा रैली से अमित शाह जब पहुंचे थे वहां से आपने शुरुआत भी कर दी। हर कोई ये कह रहा है, क्योंकि आपने कहा कि प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो ये सवाल विपक्ष भी उठाता है, राजनीतिक विशेषज्ञ भी कहते हैं कि अगर इतने पॉजिटिव आप हरियाणा में है तो फिर इतने बड़े लीडर्स को इतना पहले लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि अमित शाह जी की जो सिरसा में रैली हुई थी वो चुनावी दृष्टि से नहीं हुई थी राज भाई। 30 मई से लेके 30 जून तक पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के जो 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश में चलाया था। 30 मई से लेके 30 जून तक पूरे देश के अंदर लोकसभा क्षेत्र वाइज रैलीज, जनता से संपर्क, ये हमारे अलग अलग प्रोग्राम थे। उसी प्रोग्राम के तहत सिरसा के अंदर रैली हुई और हर लोकसभा क्षेत्र में हुई है, अकेले सिरसा में नहीं हुई है। और वो रैली ही आपको ये बताने के लिए काफी है कि हरियाणा के अंदर प्रो इनकम्बेंसी है। जितनी बड़ी संख्या में सिरसा के अंदर लोग सुनने के लिए हमारे नेताओं को आए, वो लोगों का एक इशारा है कि आज लोग मनोहर लाल जी के साथ खड़े हुए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और हर रैली के अंदर जो यही स्थिति रही है। तो मैं जो बात कह रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जितने काम हरियाणा प्रदेश में किए हैं, आप किसी क्षेत्र को देख लीजिए, किसानों के लिए जितनी योजनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर आई हैं, अभी गुलिया जी भी जिक्र कर रहे थे, सीधा किसान के खाते में पैसा जाएगा, और ये लोग विरोध कर रहे थे, हमारे विरोधी इस बात का विरोध कर रहे थे कि किसान के खाते में सीधा पैसा क्यों डाल रहे हो, किसान की फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। अब जो लोग देखिए जिन्होंने कभी किसान की सरसों नहीं खरीदी, बाजरा नहीं खरीदा, सूरजमुखी नहीं खरीदी, वो लोग हमारी आलोचना करते हैं। ठीक है, आईएनएलडी की तरफ आप रुख कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं की तरफ जा रहा हूं। ओमकार जी, 2-3 सिचुएशंस है। पहली तो ये जिस एग्जांपल का जिक्र आपने किया था, उसी एग्जांपल के तहत प्रवीण अत्री जी कहते हैं कि बीजेपी ने नीचे से शुरू किया, ऊपर पहुंच गई, और आईएनएलडी जो है वो ऊपर थी और अब इतनी नीचे आ गई कि बहुत मुश्किल है इस दल के लिए उभर पाना, जो लगातार हम देख रहे हैं कि। लेकिन मैं सवाल एक करना चाह रहा हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, जिनके बयानों की बहुत ज्यादा बात होती है, तो मैं आपके लीडर्स कौन से हैं ऐसे, क्योंकि अभय चौटाला के बाद वो कौन सी ऐसी लिस्ट है जो सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स है, जिन्हें आप चुनावों में कह लें या फिर और कहीं पर भी मंच की आप बात कर लें, वहां पर आप स्थान देने वाले हैं? कौन सी सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स है? ऊपर तो हम समझ गए कि ओपी चौटाला है, अभय चौटाला है, या फिर और कोई, लेकिन नीचे वाले लीडर्स और कौन कौन से हैं? देखिए राज जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे भाई अत्रे जी बार बार इनेलो का प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई अपनी पार्टी का ध्यान दो, मेरे को जरूरत नहीं बीजेपी का नाम भी लेने के लिए, ना मैं नाम लेना चाहता। आपने पूछा सेकंड लाइन, देखिए नफे सिंह राठी जी, सुनैना चौटाला जी, नहीं सर, सुरजीत सिंह, ओमकार जी देखिए, आप अगर सरकार के लिए कुछ कहेंगे तो वो डिफेंड तो करेंगे, उस पर काउंटर तो आपको आएगा ही सर। अब आप अपना जवाब पूरा कर लें प्लीज। सुनिए, इनको सिर्फ इनेलो ही नजर आ रही है, क्योंकि धरातल पर वर्क सिर्फ इनेलो और चौधरी अभय सिंह चौटाला कर रही है, ठीक है। और इनको इनेलो का नाम लेने में क्या दिक्कत हो रही है, मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहता, ना मेरे को जरूरत है। अपनी मेहनत हम कर रहे हैं, हम किसी पे कटाक्ष भी नहीं करना चाहते। इन्होंने अभी एक बात और बोली थी, इन्होंने बोला था किसी मैंने तो इसीलिए आपका नाम नहीं लिया भाई, वरना चुनाव छोड़ के भागने वाले आप ही तो थे। मैंने तो आपका इसलिए नाम नहीं लिया कि वो व्यक्तिगत हो जाएगा, वरना आप ही थे जो पार्टी की टिकट मिलने के बाद चुनाव छोड़ के भाग गए थे, और यहाँ बैठ के आप पार्टी की तरफदारी कर रहे हो। भाई आपको उस टाइम समझ नहीं आया कि आपके इस कदम की वजह से पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा। पर्सनल नहीं होंगे, पार्टी तक सीमित रखते हैं और अपने जवाब को पूरा करते हैं। ओमकार जी, मैंने इसलिए नाम नहीं लिया था इनका, मैंने इसलिए नाम नहीं लिया था। जब एक व्यक्ति बोल रहा होता है तो दूसरे को आप म्यूट कर देते हो, मैंने देखा है, लेकिन इनको भी म्यूट। सर मैंने रोक दिया, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। मैं बताना चाहता हूं, ठीक है ओमकार जी, अपना जवाब पूरा कर लीजिए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं बताना चाहता हूं, मेरे को टिकट मिली थी, लेकिन पार्टी का आदेश आ गया। मैं थाली का बैंगन नहीं था जो थाली के बैंगन में लुढ़क के बीजेपी की तरफ चला गया। मेरे को पार्टी का आदेश आया कि आपने उसकी सपोर्ट करनी, हमने करी। हम वफादार सिपाही आज भी बैठे हैं वहीं पे। और आप चुनाव छोड़ के भाग गए बीच में से। पार्टी ने आपको ये कहा कि चुनाव छोड़ के भाग जाओ, पार्टी ने टिकट क्यों दी थी आपको? आप देखिए ओमकार जी, ओमकार जी, जब आपने थाली का बैंगन का इस्तेमाल किया था तो उस वक्त अत्रे जी को आपकी आवाज नहीं सुन रही थी, और मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि पर्सनल नहीं होंगे। और मेरी डिबेट में एक सिंपल सी चीज है कि जो आप बात कहने आए हैं, अपनी बात आप पूरी रखें। मैंने केवल वाक्य बताया, इनका नाम नहीं लिया था उस वक्त, विराज भाई आपको याद होगा। अत्रे जी, लेकिन यही थे महानुभाव चुनाव छोड़ के भागे। अब इस बहस में नहीं पड़ते, अपना जवाब पूरा करिए, फिर मैं और मेहमानों की तरफ भी जाऊंगा, और प्लीज पर्सनल नहीं होंगे किसी के लिए भी जी। ठीक है राज जी, देखिए हमारे को अपनी पार्टी के ऊपर भरोसा है और अपनी कार्य प्रणाली पर भरोसा। हम जनता में जा रहे हैं और हमारे को इस बार जनता आशीर्वाद देगी। 2019 की परिस्थितियां आज की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न है। 2019 में बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर हमारी पार्टी टूट गई थी, एक मेजर पार्ट जो जेजेपी के पास चला गया था। लेकिन इस दौरान हमने मेहनत करी, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मनाने का कार्य किया।
आप सेकंड लाइन की बात करें, सेकंड लाइन में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक बात स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार 50% सीटें नव युवकों को देंगे, नए लड़कों को देंगे, ताकि विधानसभा में नए चेहरे आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं मानता हूं 2019 में हमारे पुराने चेहरे हमारी पार्टी को छोड़ गए, लेकिन कभी भी कोई पार्टी खत्म नहीं होती है। अगर खत्म होती तो 1984 में बीजेपी खत्म हो गई थी, 2 सीटें रह गई थी। अगर खत्म होती तो 2009 में भी बीजेपी खत्म थी, हरियाणा में 2 सीट थी। लेकिन पार्टियां कभी खत्म नहीं होती। ये ठीक है, आज हमारी 1 सीट है, लेकिन हमें फक्र है वो 1 सीट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रत्येक मुद्दा, यहां तक कि प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी सारी की सारी गलत। जनता परेशान है। आज जनता इस पार्टी से निजात चाहती है और परिवर्तन पद यात्रा बीजेपी जेजेपी से छुटकारा दिलाने के लिए और कोई पॉलिटिकल पार्टी खत्म होनी भी नहीं चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सक्रिय विपक्ष रहे हमेशा, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सी ऐसी चर्चाएं, बहुत से ऐसे बयान जिन पर और ज्यादा चर्चा हो सकती है लाजमी तौर पर। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तो दौर चुनावों का है और इन चुनावों के दौर में लगातार बयान सामने आते हुए दिखते हैं। अभी तो महज शुरुआत भर है, आने वाले वक्त में ऐसे और बहुत से बयान आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और आप कह सकते हैं कि राजनीति की खूबसूरती ही ये कि जब चुनाव आने वाले होते हैं उससे पहले तमाम चीजें हर पॉलिटिकल दल को याद भी आ जाती है। बेहतर भी है, लोगों के पास एक मौका रहता है अपनी बात को भी रखने का। लगातार इसी तरीके से सूर्या विशेष में आपके सामने अलग अलग मुद्दे लाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।